जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने निश्चयवादी विचारधारा के बारे में पढ़ा था। अब का अपना जो टॉपिक है उसमें अपनी जो विचारधारा है वो है संभववाद। संभववाद या संभववादी विचारधारा, जिसे पॉसिबिलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। संभववाद या फिर पॉसिबिलिज्म। इस विचारधारा की बात करने से पहले अपने इस शब्द की बात करते हैं, संभववाद की। संभववाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? प्रयोगकर्ता। तो संभववादी शब्द का सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया था उनका नाम है लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे नामक मानववादी भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग है वो किया था, और ये फ्रांस के थे। संभववादी जो विचारधारा है, यानी अपने संभववादी विचारधारा की बात करेंगे तो संभववाद शब्द का प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया है, जबकि संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक कौन है, यानी जिसने इसका प्रतिपादन किया था, उनका नाम है वो है ब्लाश। संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक या प्रवर्तक है वो ब्लाश है, जबकि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो लुसियन फेब्रे ने किया था। ब्लाश की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम है वो है पोल विडाल डी ला ब्लाश। पोल विडाल डी ला ब्लाश इनका पूरा नाम है। अगर स्थान अथवा देश की बात करें तो ये भी फ्रांस के थे और मानववादी भूगोलवेत्ता थे, यानी कि लुसियन फेब्रे और पोल ब्लाश दोनों ही फ्रांस के थे, और इन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया था। इस विचारधारा की अगर अपने बात कर रहे हैं तो इसके हमने प्रतिपादक की और इस शब्द का प्रयोगकर्ता की बात कर ली, तो अपने इसके साथ ही बात कर लेते हैं समर्थकों की, यानी कि इस विचारधारा के समर्थक कौन है। तो प्रतिपादक की हमने बात कर ली, ब्लाश थे। लुसियन फेब्रे है वो जिन्होंने संभववाद शब्द दिया था, वो भी इस विचारधारा के समर्थक थे। इनके अलावा अगर बात करें तो जीन ब्रूस है वो इस विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। कट्टर समर्थकों में जो नाम आता है वो आता है जीन ब्रूस का। जीन ब्रूस ने अपनी एक परिभाषा दी थी जिसकी अपने बात करेंगे। इसके अलावा जो समर्थकों की अगर बात करें तो एक नाम आता है डिमांजिया का। डिमांजिया ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया था। इनके अलावा एक नाम आता है ब्लैंचार्ड। तो इस विचारधारा के संभववादी विचारधारा के समर्थकों में डिमांजिया, ब्लैंचार्ड, फेब्रे इनका नाम आता है, और जीन ब्रूस है वो इस विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। अब अपने इसके अंतर्गत दो परिभाषाएं आती है। एक परिभाषा आती है फेब्रे की। फेब्रे यानी कि लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे ने इस विचारधारा के अंतर्गत अपनी परिभाषा दी और इसके बारे में बताया कि प्रकृति
आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है। इस विचारधारा के अंतर्गत लुशियन फेब्रे ने अपनी परिभाषा दी थी और इन्होंने बताया था कि प्रकृति आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है। यानी कि प्रकृति किसी प्रकार का अपने को आदेश नहीं देती कि मानव को इस प्रकार का कार्य करना है, बल्कि वो अनुमति प्रदान करती है कि मानव है वो कोई भी कार्य कर सकता है। इसके अलावा जीन ब्रूस ने भी अपनी एक परिभाषा दी थी। जीन ब्रूस ने बताया था कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से होता है, इतिहास का संबंध समय से होता है, मानवाचार का संबंध है वो मानव से होता है, वनस्पति शास्त्र का संबंध है वो पौधों से होता है, उसी प्रकार से भूगोल का संबंध या केंद्र बिंदु है वो स्थान होता है। यानी कि किसी भी स्थान से संबंधित ही बातों को जब पढ़ते हैं तो वो क्या है, भूगोल है। तो ये इनकी परिभाषाएं थी और इनके जो प्रतिपादक है बलास, इन्होंने अपनी मानव भूगोल से संबंधित एक परिभाषा दी थी जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार है पेपरों के अंदर पूछी जाती है, 12वीं क्लास या बीए सेकंड ईयर के पेपरों में इससे संबंधित पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड या नेट जेआरएफ के अंदर भी कई बार ये परिभाषा दे देते हैं और पूछते हैं कि यह परिभाषा किसकी है। तो बलास के अनुसार अगर परिभाषा की बात करें तो बलास ने बताया था कि मानव भूगोल के अंतर्गत हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। यानी इन्होंने अपनी परिभाषा में दो मुख्य बातें बताई कि एक तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, और दूसरी बात इन्होंने कही कि भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों, जीव यानी कि जिसके अंतर्गत मानव है और अन्य जीव जंतु सभी को शामिल किया जाएगा, और इनके मध्य अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को बताया है। यानी कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम कौन से हैं, जिसमें पृथ्वी की गतियां है, सूर्य विकिरणों का प्रभाव है, ये सभी हमारी पृथ्वी को नियंत्रित कर रहे हैं। ग्रेविटी फोर्स है, चाहे वो पृथ्वी की है, सूर्य की है, चंद्रमा की है, इन सभी का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और मानव है वो इस पर रहता है और इन दोनों के बीच में संबंध है। जैसे दिन रात का बनना, एक वर्ष का बनना, ऋतुओं का बनना, तो इन सभी का आपस में संबंध है। मानव है वो पृथ्वी पर रह रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है उससे उत्पन्न संकल्पना को इन्होंने मानव भूगोल का नाम दिया था। किसने? बलाश ने। तो ये इनकी परिभाषा थी। अब अपने बात करते हैं इस विचारधारा की, यानी कि संभववादी विचारधारा क्या है। तो अगर अपने बात करें, कल हमने निश्चयवाद यानी डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो निश्चयवादी विचारधारा जो कि फ्रेडरिक रेटजेल ने दी थी, और फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने निश्चयवादी विचारधारा के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि प्रकृति है वो सर्वे सर्वा है। भाई इस विचारधारा के अनुसार है प्रकृति है वो सर्वे सर्वा या सर्वोपरि है और मानव की भूमिका है वो गौण है। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के थे और बलास ने अपनी जो विचारधारा दी वो विचारधारा थी संभववादी, और बलास है वो फ्रांस के थे। फ्रांस और जर्मनी है वो भारत पाकिस्तान की तरह पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देश है।
इन्होंने यह विचारधारा दी, प्रकृति को सर्वोपरि बताया, तो बलास ने उस बात की आलोचना कर दी कि ऐसा नहीं है। जैसा कि फ्रेडरिक रेटजेल है वो बता रहे हैं कि प्रकृति है वो सर्वोपरि है और मानव उसके सामने कुछ नहीं है। इन्होंने इसके विपरीत अपनी विचारधारा दी संभववाद। संभववाद शब्द से पता चल रहा है कि सब कुछ संभव है, पॉसिबल है। और इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कहा कि प्रकृति सर्वे सर्वा है और मानव गौण है। संभववादी विचारधारा की जो मुख्य बात है वो ये है कि मानव की भूमिका सर्वोपरि है, यानी मानव है वो सर्वे सर्वा है, जबकि मानव के सामने प्रकृति की भूमिका है वो गौण या निम्न है। यानी कि इन्होंने संभववादी विचारधारा के अंतर्गत बताया कि मानव है वो आज के टाइम में कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जैसे कि निश्चयवाद में बताया कि मानव है वो प्राकृतिक घटनाओं से, प्राकृतिक आपदा से डरता था, घबराता था, जिसके कारण उसकी पूजा करता था। इन्होंने आलोचना के फलस्वरूप बताया कि मानव को प्रकृति से डरने की जरूरत नहीं है, मानव को प्रकृति से घबराने की जरूरत नहीं है, प्रकृति मानव का कुछ नहीं कर सकती है। मानव ने ऐसे ऐसे यंत्र, उपकरण, औजार बना लिए हैं जिसके कारण उसे प्रकृति से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकृति मानव के सामने कुछ भी नहीं है, मानव ही सर्वे सर्वा है। जैसे कि इन्होंने अपने उदाहरण के फलस्वरूप बताया कि सब कुछ संभव कर लिया। यानी अपने को पता है आज मानव है चंद्रमा पर चला गया, मंगल के लिए अभियान चल रहे हैं, सूर्य के लिए अभियान है वो बनाए जा रहे हैं। यानी कि मानव के लिए कुछ भी संभव नहीं है। मानव पृथ्वी से बाहर भी जा चुका है, अंतरिक्ष के अंदर भी अपना प्रभाव डाल चुका है। जैसे कि निश्चयवाद में बताया था कि आग लगने से या फिर तटीय इलाकों में सुनामी आने से, भूकंप आने से, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बहुत सारे लोग मरते थे, जिसके कारण वो प्रकृति की पूजा करते थे। बलास ने बताया कि मानव को घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल ऐसे यंत्र और उपकरण है जिनसे अपने को पहले ही पता चल जाएगा। जैसे तटीय इलाके में सुनामी आने वाली है, पिछले दिनों अपने तटीय इलाके के अंदर सुनामी आई थी, तो या तूफान आते हैं तो अपने को पहले जानकारी मिल जाती है। तटीय इलाकों को खाली कर दिया जाता है, वहां के लोगों को दूसरे इलाकों में विस्थापित कर दिया जाता है। तो मानव को घबराने की जरूरत नहीं है, भूकंप आने से पहले अपने को भूकंप की जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार से जैसे कि इन्होंने बताया कि मानव ने सब कुछ संभव या हासिल कर लिया है। जैसे कि गर्म इलाके के अंदर अगर मानव रहे तो गर्मी से बचाव के लिए उसने एसी, कूलर और पंखों का आविष्कार कर लिया। या फिर बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है तो वहां पर रहना पहले असंभव था, लेकिन अब संभव हो गया है। हीटर वगैरह के द्वारा उन ठंडे इलाकों के अंदर मानव रह सकता है। तो इसी विचारधारा के अंतर्गत बलास ने बताया कि अब सब कुछ संभव है, मानव को प्रकृति से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मानव है उसने प्रकृति पर विजय हासिल कर ली है। अब वो प्रकृति से घबराएगा नहीं। उसने बहुत सारे यंत्र, औजार, उपकरण बना लिए हैं जिसके कारण प्रकृति पर उसने विजय हासिल कर ली है। और ऐसे ऐसे यंत्रों, उपकरणों के द्वारा उसे प्रकृति से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो उसका सामना कर सकता है। तो ये थी अपनी संभववादी विचारधारा। अगली वीडियो में अपने नव निश्चयवाद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।